गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। ये स्पेशली बीएससी आईटी के लिए है। बीसीए वाले भी इन्हें पढ़ सकते हैं क्योंकि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का टॉपिक बीसीए में भी है। और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में मैं पीसीबी मतलब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक आपको करवा चुकी हूँ। उसमें क्या होता है, जब हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस आते हैं, ठीक है, प्रोसेसेस दो तरह के होते हैं बेटा। एक तो होते हैं कोऑपरेटिव प्रोसेसेस, एक होते हैं इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस। कोऑपरेटिव प्रोसेसेस क्या होते हैं, जो पैरेलली रन करते हैं, मतलब एक साथ आते हैं और उन्हें एक साथ ही रन करना पड़ता है। मल्टी प्रोग्रामिंग में एक प्रोसेस नहीं आ सकता ना। मल्टी प्रोग्रामिंग में हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस होते हैं जिसको कि हमें सीपीयू एलोकेट करना होता है, उन प्रोसेसेस को हमें एग्जीक्यूट करवाना होता है। इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस वो होते हैं जिन्हें फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आज एक ट्रांजैक्शन हुई, कल एक ट्रांजैक्शन हुई, मतलब वो कोई भी चीज़ शेयर नहीं करते। कोऑपरेटिव प्रोसेसेस वो होते हैं जो कुछ शेयर करते हैं। वो शेयर एक वेरिएबल हो सकता है। वो शेयर क्या कर सकते हैं, या तो एक वेरिएबल कर सकते हैं, या कोई मेमोरी शेयर कर सकते हैं, या कोई रिसोर्स शेयर कर सकते हैं। मतलब जो दो एक से ज़्यादा प्रोसेसेस कोऑपरेटिव प्रोसेसेस वो होते हैं, वो प्रोसेसेस एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को वो कुछ ना कुछ शेयर करें। या तो वो कोई मेमोरी शेयर करें, या तो कोई वो वेरिएबल शेयर करें, या तो वो कोई किसी तरह का रिसोर्स शेयर करें। इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस वो होते हैं जिन्हें कुछ भी शेयर करने की नीड नहीं होती है, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग, ये भी मल्टी प्रोग्रामिंग वाले प्रोसेसेस है, ये भी मल्टी प्रोग्रामिंग वाले प्रोसेसेस है। इनमें सिंक्रोनाइजेशन की इतनी नीड नहीं होती क्योंकि ये कुछ शेयर ही नहीं करते, ये अपना अपना रिसोर्स साथ लेके चलते हैं, ठीक है। मतलब ये एक टाइम पे एक ही ट्रांजैक्शन होगी। जैसे एसबीआई है, आज मैंने एक ट्रांजैक्शन करी, कल मैंने कोई और ट्रांजैक्शन करवा दी। सर्वर पे एक ही ट्रांजैक्शन चल रही है, मतलब अगर दो भी चल रही हैं तो फिर भी इंडिपेंडेंट चल रही हैं। कोऑपरेटिव प्रोसेसेस वो होते हैं जो पैरेलली रन करते हैं। पैरेलल इन द सेंस एक साथ आते हैं और वन बाय वन एलोकेट होते हैं। होता तो एक ही है, सीपीयू में एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, बट इट्स अ इल्यूजन कि हमें ऐसा लगता है कि सारे प्रोसेसेस क्या हो रहे हैं, एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इस वजह से हमें प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़रूरी होती है कि आपस में इनकी सिंक्रोनाइजेशन होनी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती है, जैसे कोऑपरेटिव प्रोसेसेस में सबसे ज़्यादा हमारे पास प्रॉब्लम आती है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में। क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव प्रोसेस मैंने जैसे कुछ ना कुछ शेयर करते हैं, चाहे वो मेमोरी हो, चाहे वो कोई रिसोर्स हो, चाहे वो कोई वेरिएबल हो, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। ये जैसे P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस है, ये एक साथ आए हैं, ठीक है, ये पैरेलल आए हैं, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है। एक एग्जांपल है, दिस इज जस्ट एग्जांपल कि अगर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन ना हो तो क्या प्रॉब्लम अक्कर हो सकती है। सपोज करो ये दोनों प्रोसेस एक साथ आए हैं रन होने के लिए, ठीक है। सपोज करो पहले सीपीयू इसे मिल जाता है, इसे भी मिल सकता है, या इसे किसी वजह से इसे मिल गया। अब मैंने एक वेरिएबल लिया है, एक ग्लोबल वेरिएबल लिया है। ग्लोबल मतलब सारे प्रोसेसेस जिसको सारा का सारा प्रोसेस उसे यूज करता है, मतलब सारा का सारा ब्लॉक उसे यूज करता है। मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल टेम्प लिया है जिसकी वैल्यू क्या है 5, ठीक है। इंट, यहाँ पे मैंने एक लोकल वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने टेम्प की वैल्यू डाल दी है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई। इंट ए, टेम्प मैंने किस में डाल दिया, ए में डाल दिया, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 5। अब ए प्लस प्लस, अब 5 क्या रह जाएगा 5, अब ए की वैल्यू 5 थी, अब क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन 1 थी, ये इंस्ट्रक्शन 2 थी, ये इंस्ट्रक्शन 3 थी, ये इंस्ट्रक्शन 4 थी। इसी तरह ये इंस्ट्रक्शन 1 2 3 4। ये कोऑपरेटिव प्रोसेसेस है, मतलब ये पैरेलल रन करेंगे, इनकी वैल्यूज भी आपस में इफेक्टिव, क्योंकि मैंने क्या किया, एक वेरिएबल शेयर कर लिया है। टेम्प मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल लिया था जो प्रोसेस 1 भी यूज कर रहा है, जो प्रोसेस 2 भी यूज कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। एक इंट ए इक्वल्स टेम्प लिया, ए को ए प्लस प्लस, मतलब 5 की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई। ये देखो स्लीप 1, इट मीन्स कि 1 मिनट के लिए ये प्रोसेस नॉट अ सीपीयू, ये प्रोसेस क्या करेगा 1 सेकंड के लिए पॉज करेगा। अब सीपीयू क्या कहता है, सीपीयू कहता है प्रोसेस अगर इफ यू वांट टू स्लीप फॉर 1 सेकंड यू कैन स्लीप, बट आई कांट रिमेन आइडल। सीपीयू आइडल नहीं रह सकता। सीपीयू की क्या प्रॉपर्टी है, वो आइडल नहीं रह सकता। प्रोसेस रहना चाहे तो रह सकता है, ठीक है। वो कह रहा है, सीपीयू कह रहा है कि अगर प्रोसेस
प्रोसेस P1, अगर आप स्लीप करना चाहते हो इट्स ओके, यू कैन, बट उस दौरान मुझे कोई प्रोसेस जो पैरेलल तुम्हारे साथ आया है मुझे दे दो। ऑब्वियसली P2 आया है, P2 पैरेलल ही आया है, तो ये क्या होगा, P2 CPU को एलोकेट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे अभी ये पूरा का पूरा टर्मिनेट नहीं हुआ है, अभी एक इंस्ट्रक्शन बाकी है, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्लीप हो गया जस्ट फॉर 1 सेकेंड। ठीक है, अब जैसे ही प्रोसेस ये स्लीप हुआ, मेन मेमोरी CPU में ये प्रोसेस 2 चला गया। जैसे ही प्रोसेस 2 चला गया, अब क्या हुआ, इंट y इक्वल्स टेम्प, टेम्प की वैल्यू क्या है, दैट इज 5, मतलब y की वैल्यू क्या हो गई 5। अब y माइनस माइनस मतलब 5 की जो वैल्यू थी वो क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, माइनस माइनस है मतलब डिक्रीमेंट है, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इसमें भी क्या है, स्लीप 1। अब ये भी प्रोसेस क्या कहता है कि आई वांट टू स्लीप फॉर 1 सेकेंड, तो CPU क्या कह रहा है, तुम अगर स्लीप करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, बट मैं आइडल नहीं रह सकता, जब तक तुम स्लीप करते हो मुझे कोई और प्रोसेस हैंड ओवर कर दो। ठीक है, 1 सेकेंड के लिए इसने स्लीप ली थी, 1 सेकेंड के लिए अब इसने स्लीप मांगी है, इसकी खत्म हो गई है, इसकी शुरू हो गई है, तो वापस CPU इसके पास चला जाएगा, वापस CPU क्या होगा, इसके पास चला जाएगा। जैसे ही CPU इसके पास गया, 4th इंस्ट्रक्शन क्या होगी, रन होगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम PCB यूज करते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में, जहां पे हमने हम लास्ट प्रोसेस को क्या करते हैं, जब प्रोसेसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं ना, प्रोसेसेस सब P1 एग्जीक्यूट हुआ, फिर P1 कंटेक्स्ट हो गया, यहाँ से हम जैसे हम पीछे आपको मैंने कितना बोला है, प्रीएम्प्ट कि प्रीएम्प्ट हो जाता है, CPU प्रीएम्प्ट हो जाता है। कैसे प्रीएम्प्ट हो जाता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग से, इस प्रोसेस में स्विच हो गया, बट ये लास्ट कहाँ तक, 3rd इंस्ट्रक्शन तक ये सॉल्व हो चुका था, 3री इंस्ट्रक्शन तक ये सारा एग्जीक्यूट हो चुका था। तो PCB या फिर प्रोग्राम काउंटर, आपने एक रजिस्टर पढ़ा होगा, प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, जो CPU में अवेलेबल होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं ना CPU में बहुत सारे, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, लास्ट इंस्ट्रक्शन सेव करके रखता है हर प्रोसेस की। जैसे P1 3rd इंस्ट्रक्शन तक एग्जीक्यूट हो चुका है, उसके सिर्फ 4th इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी बाकी है। अगर तो उसको दोबारा से स्टार्ट करना, फिर मल्टी प्रोग्रामिंग का फायदा ही क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग का फायदा तो तब है ना जब इंस्ट्रक्शन जो प्रोसेस है रिज्यूम हो, रेज्यूम इन द सेंस जहां से खत्म वहां से स्टार्ट, खत्म कहां पे था, इस इंस्ट्रक्शन से, शुरू भी कहां से होना चाहिए, इस इंस्ट्रक्शन से। तो PCB में इसकी वैल्यू ऑलरेडी प्रोग्राम काउंटर में लास्ट इंस्ट्रक्शन जो प्रोसेस 1 का है वो सेव हो रखी होगी। जैसे ही उसको उसकी लास्ट इंस्ट्रक्शन की सेव वैल्यू मिल जाएगी, वो वहां से स्टार्ट कर देगा। लास्ट इंस्ट्रक्शन यहां तक थी, स्लीप फॉर 1 सेकेंड। उसके बाद 4th इंस्ट्रक्शन क्या है, शेयर्ड इक्वल्स टू ए। अब ए में क्या है 6, अब शेयर्ड में वैल्यू क्या हो गई 6, मतलब सॉरी शेयर लिख दिया मैंने, यहाँ पे टेम्प लिखना था, यहाँ पे भी क्या लिखना था, टेम्प लिखना था। अब ए की जो वैल्यू थी उसने किस में डाल दी, टेम्प में डाल दी थी। ए में कितनी वैल्यू थी इस प्रोसेस की 6, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 6। ठीक है, ये अब ये हो गया टर्मिनेट, ये इस आगे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, मतलब ये प्रोसेस हो गया टर्मिनेट, ये प्रोसेस क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। उसके बाद इसका 1 सेकेंड कंप्लीट हुआ। जैसे इसका 1 सेकेंड कंप्लीट हुआ, CPU ने दोबारा कॉन्टेक्स्ट स्विच किया और इधर आया, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या थी 4। अब टेम्प में क्या आ जाएगा 4, अब टेम्प में यहाँ क्या आ जाएगा 4। लास्ट इंस्ट्रक्शन क्या थी, टेम्प में क्या आ जाएगा 4। बेटा ये तो लोकल, आप सोच रहे होगे ये 6 है, यहाँ पे क्यों चेंजेस हुए, टेम्प जो है ये दोनों तरफ शेयर हो रहा है, इट्स अ ग्लोबल वैल्यू, ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, जो लास्ट वैल्यू होगी वहीं तो वहां पे स्टोर होगी ना। इसने अगर 6 जनरेट की है, वो मैंने चेंज कर दी, तो ये तो टर्मिनेट हो गया। उसके बाद ये भी जब ये एग्जीक्यूट होगा, इसने भी 4 वैल्यू जनरेट की है, तो मुझे इसको भी 4 को 6 से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो लास्ट टेम्प की वैल्यू क्या आ गई 4। बट आप देखो कि अगर इनिशियल वैल्यू अगर टेम्प की 5 थी और एक बार प्लस हुआ और एक बार माइनस हुआ, 5 में अगर एक बार प्लस हुआ और एक बार माइनस हुआ, वैल्यू क्या होनी चाहिए 5, यहाँ पे लास्ट वैल्यू क्या आ रही है 4, मतलब there is a problem between two processes because they are sharing their variables, they are sharing their memories, that because synchronization is not there। प्रोसेस में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होने की वजह से मेरी जो वैल्यू है वो गलत आ रही है। आनी क्या चाहिए थी 5, क्योंकि
वेरिएबल तो यही यूज हो रहा है ना, यहाँ पे भी यही यूज हो रहा है, यहाँ पे भी यही यूज हो रहा है। लीगली देखा जाए तो अगर ये 5 एक बार प्लस हुआ है, यही 5 एक बार माइनस हुआ है, अगर हम एक बार प्लस करें या एक बार माइनस करें, वैल्यू क्या होनी चाहिए 5 ना कि 4। यहाँ पे क्या स्टेटस क्या आ रहा है 4, दैट इज अ रॉन्ग, दिस इज अ रॉन्ग वैल्यू। तो ये प्रॉब्लम अक्कर हो सकती है किसमें, कोऑपरेटिव प्रोसेसेस में। किसमें, कोऑपरेटिव प्रोसेसेस में इस तरह की प्रॉब्लम क्या हो सकती है, अक्कर हो सकती है। इस तरह की प्रॉब्लम को हम आगे भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। और इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम सेमाफोर या फिर एक काउंटिंग सेमाफोर्स होते हैं जिससे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वो आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। दिस इज बेसिकली द मेन लेक्चर फॉर द BSc IT। ठीक है, BSc IT प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन अच्छे से करिएगा। उसके बाद आपके पास एक टॉपिक आता है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, जो प्रॉपर इसी के ऊपर है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगी। BCA ये आपके लिए भी है, इसको आप भी अच्छे से पढ़ सकते हैं क्योंकि PCB का कंसेप्ट आपके पास भी है। PCB का जो लेक्चर है वो आपके पास भी वो टॉपिक्स हैं, तो इसको आप भी अच्छे से पढ़ सकते हो। फिर भी अगर कोई लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा पूछेगा जरूर। थैंक यू सो मच।